मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड। बच्चों, हम लोग आज कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ेंगे। खास तौर से जैसा पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रसंग बताया था कि जब रानी कैकेयी श्री राम को मनाने के लिए जाती हैं तो वहां पर उस सभा में बैठे हुए सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। वातावरण बिल्कुल मनोहारी था। उस शांत और मनोहारी वातावरण में जब प्रभु श्री राम धीर गंभीर वाणी में बोले तो उनकी वाणी को सुनकर ऐसा लगा कि सभी लोग सोते हुए से जाग गए। ऐसा लगा कुछ सभा में बैठे हुए सभी लोग सो रहे हैं और उनकी आंखों में स्वप्न आ रहे हैं, वे स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन जब वे प्रभु श्री राम की धीर गंभीर वाणी को सुनते हैं तो लगता है कि उनका स्वप्न भंग हो गया। श्री राम भरत जी से उनकी इच्छा पूछते हैं कि हे भाई भरत, अब आप यहां आने की अपनी इच्छा को बताइए, आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं? तो भरत जी श्री राम से विनय करते हैं और उन्हें वन से अयोध्या चलने की बात कहते हैं। भरत और श्री राम के बीच जब वार्तालाप होता है उस समय इतना कारुणिक दृश्य उत्पन्न हो जाता है कि सभी लोगों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं रोते हुए भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, उसके हृदय की थाह मिलेगी किसको। उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों के समक्ष प्रभु श्री राम इस बात को कहते हैं कि जिस भरत को जन्म देने वाली मां कैकेयी भरत के हृदय को नहीं जान पाई तो उसके हृदय की था कोई जान नहीं पाएगा। कैकेयी इसी बात को कहती हैं कि यदि यह सच है कि जैसा तुम अभी सभी लोगों के समक्ष तुमने कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कि जिस भरत को जन्म देकर मैं उसके हृदय को समझ नहीं पाई, उसके हृदय में क्या चल रहा है मैं आज तक समझ नहीं पाई। यदि यह सच है तो अब तुम वापस घर लौट चलो। इसका बड़ा ही मार्मिक मनोहारी चित्रण गुप्त जी ने इस प्रसंग में किया कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब जब रानी कैकेयी ने उस सभा के समक्ष कहा, श्री राम से कहा कि यदि यह सच है जैसा तुम अभी कहे हो कि भरत को जन्म देकर मैं उसको समझ नहीं पाई, उसके हृदय को जान नहीं पाई, यदि यह सच है तो अब तुम वापस घर लौट चलो। तो चौंके सब, तो सभा में बैठे हुए सभी लोग रानी कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर चौंक गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यही रानी कैकेयी हैं जिन्होंने राम को वन में जाने की बात कहकर अयोध्या में वज्रपात करा दिया था। यह वही रानी कैकेयी हैं जो अभी यह कह रही हैं कि श्री राम अब तुम घर वापस लौट चलो। सब लोगों को आश्चर्य होता है
सबने रानी की ओर अचानक देखा। तो मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि उस सभा में बैठे हुए सभी लोग अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। तो उस समय रानी कैकेयी कैसी लग रही थी? वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य विधवा वेश में सफेद वस्त्र को पहने हुए, तुषार आवृत्ता पाले से ढकी हुई चांदनी के समान दिखलाई पड़ रही थी। बैठी थी अचल, यद्यपि वह रानी कैकेयी उस सभा में स्थिर होकर बैठी हुई थी, लेकिन उनके मन में असंख्य विचार रूपी तरंगे उठ रहे थे। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह रानी कैकेयी यद्यपि कोई स्थिर थी, बैठी हुई थी, लेकिन उनके हृदय में, उनके मन में असंख्य विचार रूपी तरंग उठ रहे थे। वह सिंही अब अभी हाहा गोमुखी गंगा, कभी सिंहनी के समान गर्जना करने वाली वह रानी कैकेयी आज पश्चाताप करने के कारण गोमुखी यानी गोमुख यानी गंगा के समान उसका हृदय निर्मल पावन हो गया था। उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों के समक्ष रानी कैकेयी कहती हैं श्री राम से कि हाँ जानकर भी मैंने नहीं भरत को जाना, यह सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। करे कि श्री राम, मैंने भरत को जन्म देकर मैं भरत को जान नहीं पाई, उसके हृदय को समझ नहीं पाई, जैसा कि यहां पर तुमने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो इस सभा में बैठे हुए सभी लोग और तुम स्वयं भी मेरी इस बात को सुन लो। यदि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। तो हे बेटा श्री राम, अब तुम वापस घर लौट चलो, क्योंकि अपराधीन मैं हूं, मैंने अपराध किया, मैंने तुम्हें वन में भेजा है। तो हे पुत्र, हे श्री राम, मैं ही तुम्हें वन में मनाने के लिए आई हूं, तो मेरी बात मान लो और घर वापस लौट चलो। बच्चों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी कार्य, बहुत मार्मिक चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। इस प्रसंग में आप देखेंगे कि जब श्री राम ने पूरी सभा के समक्ष इस बात को कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, उसके हृदय की थाह मिलेगी किसको, कि जिस पुत्र को जन्म देकर, जिस मां कैकेयी ने भरत को जन्म देकर उसको समझ नहीं पाई, उसके हृदय को समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई, तो उसके हृदय की थाह कोई अन्य जान नहीं सकता। इस बात को लेकर रानी कैकेयी उस सभा के समक्ष अपनी बात करती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि हे पुत्र, हे श्री राम, यदि यह सच है जैसा तुम अभी अभी कहे हो, यदि यह सच है तो तुम वापस घर लौट चलो। जब इस बात को उस सभा में बैठे हुए सभी लोग सुनते हैं तो चौंके सब, सुन अटल कह के ईश्वर को, कि उस सभा में बैठे हुए सभी लोग कैकेयी के इस स्वर को सुनकर अटल, जिसे टाला न जा सके, इस स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। उस सभा में बैठे हुए सभी लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। तो उस समय रानी कैकेयी कैसी दिखलाई पड़ रही थी? गुप्त जी ने चित्रित किया कि वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, कि विधवा वेश में सफेद वस्त्र को पहने हुए, पाले से ढकी हुई चांदनी के समान दिखलाई पड़ रही थी। वह बैठी थी अचल, यद्यपि उस सभा में वह स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके मन में, उसके हृदय में
असंख्य विचार उत्पन्न हो रहे थे, असंख्य विचार रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही, बच्चों सिंही का आशय कि कभी रानी कैकेयी सिंहनी के समान गर्जना करती थी। सिंहनी के समान गर्जना का आशय कि वह जिस काम को करना या करवाना चाहती थी उसको आसानी से करवा लेती थी। लेकिन उसने अपने जीवन में जो भयंकर गलती की राम को वन में भेजकर, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो सिंहनी के समान गर्जना करने वाली वह रानी कैकेयी पश्चाताप के कारण, अनुताप के कारण उसके हृदय में जो दुख था, जो पीड़ा थी, जो पश्चाताप के भाव थे, वह सारे भाव निकल गए। और उस समय वह गोमुखी गंगा के समान निर्मल पावन हो गई थी। उसके विचार बिल्कुल पावन हो गए थे। इसलिए कहती है कि हाँ, जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना। उस सभा में बैठे हुए सभी लोग समक्ष श्री राम से कहती है कि हे श्री राम, भरत को जन्म देकर मैं भरत को जान नहीं पाई, और यहां पर बैठे हुए सभी लोग इस बात को सुन लो। और श्री राम से भी कहती है, जैसा कि तुमने स्वयं अभी इस बात को माना है, यह सच है। यदि यह सच है, यह सत्य है, जैसा तुमने कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यदि यह सत्य है तो हे श्री राम, अब तुम वापस घर लौट चलो, क्योंकि अपराधी मैं हूं। मैंने अपराध किया है, तुम्हें वन में भेजा, वन में भेजकर मैंने भयंकर अपराध किया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूं। तो मेरी बात मानो और वापस घर लौट चलो। तो बच्चों देखेंगे इस प्रसंग से संबंधित जो 5 प्रश्न होंगे वो लिंक पर आपको मिल जाएंगे। आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। और पिछले प्रसंग में जो काव्य सौंदर्य जैसा था सेम वैसा ही है, तो काव्य सौंदर्य आप वैसे ही लिखेंगे। कहीं आपको समझने में किसी पंक्ति में अगर आपको प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, तो आप मैसेज करें, कॉल करें, आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।